नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार 29वां दिन वो सीरीज लेकर आए जो शायद ही दुनिया के किसी चैनल के इतिहास में एक व्यक्ति और प्रवृत्ति के खिलाफ कार्रवाई होने तक जारी रखने के संकल्प को पूरा करती है। आज भारत सरकार के गृह मंत्री ने आश्वासन दिया, उनकी भाषा में कहे तो वचन दिया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को देखते हुए और जो बातें देश भर से मंत्रालय तक पहुंची है उसको देखते हुए हम ओवीसी पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम इस मुहिम को आज होल्ड कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि खत्म तो तब होगी जब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने आपको वचन दिया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती हम सीरीज चलाएंगे और हम लगातार 29वें दिन तक आपके पास चलाकर आए हैं। आगे भी चलाने का सारा गोला बारूद हम बना कर रखेंगे। अगर सरकार तय समय में कार्रवाई नहीं करती है तो ये हम दोबारा शुरू करेंगे। बस एक सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने कहा था कि हम मध्यस्थता करेंगे और गृह मंत्री इन दो लोगों ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, फिलहाल आप इसको रोकिए, तो हम इसको पॉज में लेकर जा रहे हैं, होल्ड में लेकर जा रहे हैं। खत्म नहीं करें, दोबारा शुरू करेंगे अगर तय सीमा में इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ओवीसी के नंगा नाच का 29 दिनों का यह सफर बड़ा ही विभिन्न उतार चढ़ाव का रहा। शुरू में हमने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया तो लोगों को एक ऐसा भाव जगने लगा 10 दिनों के आसपास होते ही, या ओवीसी को लगा कि इससे तो मेरा फायदा हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी चैनल उसके खिलाफ जब बोल रहा है तो उसको लगा कि मेरा फायदा हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है, मुसलमानों में मैं हीरो बन रहा हूं। लेकिन जैसे ही हमने ये दिखाया कि ये कैसे मुसलमानों का ही दुश्मन है, इसने कैसे इसने मस्जिद गिराकर वहां पर प्लॉटिंग की है, कैसे कैसे इसने मुसलमानों का नुकसान किया है, इसका बोलना एक है और इसका वास्तव एक है। ये जब हमने सिद्ध किया तब उसके बाद ये हमारे खिलाफ ओपन हो गया और इसके लोगों ने अब हमारे फेसबुक पर इतनी गंद फैलाई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हमने उन पोस्ट को डिलीट नहीं किया है। इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि इसके समर्थक भी कैसे गंदे हैं, दरिंदे हैं, यह हम दिखाना चाहते हैं और हमारे खिलाफ इनके क्या इरादे हैं ये भी दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुहिम में एक ऐसा कैरेक्टर जुड़ा जिसके बाद इस मुहिम को और शक्ति मिली। वो थे द न्यूज़ इस मैगजीन के संपादक मोहसिन जी। मोहसिन जी आज नोएडा के स्टूडियो में हैदराबाद से चलकर आए हैं। मोहसिन जी, आज मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। पहले आप हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े थे, आज आप यहां आ गए, अभी तो सीधे शुरू भी नहीं किया और कार्रवाई हो गई। सरकार की इस कार्रवाई के साथ मैं आपको आज का पूरा एपिसोड देता हूं कि ओवीसी पर बचे हुए जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको एक एक करके आप बताएंगे। साथ में हम कॉलर के पास भी जाते जाएंगे, आपके पास भी आएंगे। मोहसिन जी, धन्यवाद सुरेश जी। आदाब सारे मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों को। और मैंने सुरेश जी आपसे वचन दिया था कि आपको कि मैं जो है अवैसी अकबरुद्दीन का जो डॉक्यूमेंट, जो मंदिर का डॉक्यूमेंट था, मैंने पेश करने के लिए कहा, मैंने वादा किया था। मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये रामचंद्र जी मठ का डॉक्यूमेंट है। 577 स्क्वायर यार्ड्स, 577 स्क्वायर यार्ड्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर फोटो है कि डॉक्यूमेंट है 19 अप्रैल 2005। ये देखिए आप 577 स्क्वायर यार्ड्स की ये डॉक्यूमेंट है, जिसकी मंदिर के मठ की ज़मीन इसने जो है खरीद रखी है। लेकिन इसके पीछे जो अफवाहें चल रही हैं वो तो खैर आप किसी दिन अगर आप भी जाएंगे तो मैं हैदराबाद की पब्लिक से ही बताने लगाऊंगा कि इसके पीछे क्या मकसद है। पॉलिटिकल मकसद जो इन लोगों का था, हज़ारों एकड़ वफ़ की जायदाद तो इन्होंने खा ली। 2131 एकड़ 38 गुंटे बाबा शरफुद्दीन की सर्वे नंबर 99 की इन लोगों ने खा ली। हज़ारों करोड़ रुपए के स्कैम्स किए। अब इसी तरीके से जो है आप लोगों ने जो मसले को उठाया है, और ये किसी प्रिंट मीडिया या नेशनल मीडिया में या स्टेट मीडिया किसी में ने नहीं उठाया। किसी मैं आपके इस मंदिर वाले मसले पे जरा दोबारा आता हूँ। मोहसिन जी, मुझे कार्यक्रम शुरू होने के पहले आपने बताया था, जरा आप दर्शकों को बताइए कि ये अपने लोगों में, मतलब ये अपने मुसलमानों में ये कहता है कि मैं हिंदुओं के मंदिरों को खरीद कर इसलिए ले रहा हूं कि मैं मंदिरों की संख्या कम करना चाहता हूं। जरा और भी उसने कुछ कहा था, बताइए। यही यहाँ अफवाहें चल रही हैं हैदराबाद में कि जो इनके करीबी लोग अफवाह फैला रहे हैं
कि बाबरी मस्जिद की शहादत होने के बाद हमारे वालिद का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे वालिद को जो है नाजायज़ तौर पे फंसाया गया था साजिश के तहत। हमारे वालिद ने कभी कोई मामले में नहीं इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद हमको बदनाम किया गया, हमारे वालिद को पत्थरे मारे गए, हमारे वालिद को मक्का मस्जिद में ठहर कर कुरान की कसम खानी पड़ी ये कौम के सामने। इस तरीक़े से बातें होने के बाद अब ये पब्लिक के थ्रू, इनके हवारियों के थ्रू, इनके जो एसोसिएट्स हैं उनके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी एक ऐसा बंदा है जो हिंदुओं के मंदिरों को अपने पैसे से ख़रीद कर उनको नीचा दिखाना चाह रहा है। इस तरीके से माहौल बनाया बिल्कुल। और इसका मतलब इसने प्रॉपर्टी खरीदी, जी। लेकिन खरीदी हुई प्रॉपर्टी अपने जो हलफनामा देते हैं चुनाव में, चुनाव आयोग को जो देते हैं, उसमें इसने नहीं दिखाई। जी हाँ, मैंने इसको कंप्लेन दिया था, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन दिया था मैंने। रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन देने के बाद स्क्रूटनी में इसका नामांकन रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन करप्शन इतना है कि बस इलेक्शन कमीशन तो बस अंधा गूंगा बहरा है। आप जो कहते हैं बस ये दुनिया देख के यही समझेगी कि इतना ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप तो, उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुमोटो एक्शन ले सकता है। बनवरलाल ने लेटर लिखा रिटर्निंग ऑफिसर को, एक्शन लो। आज 6 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरा, मुमताज अहमद खान के खिलाफ भी जो है उसने कन्विक्टेड एक कन्विक्टेड एमएलए 2013 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी कन्विक्ट एमएलए होगा उसी समय से उसकी विधायकशिप चली जाएगी। उसके बावजूद उसने लिख के देता है कि मैं कन्विक्ट हूं। 353 आईपीसी में खुद का एफिडेविट है रहने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और सारे इलेक्शन के लोग खामोश बैठे हैं। इसका मतलब इसका विधायक होना भी गैर कानूनी है। बिल्कुल, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और लॉ मिनिस्टर ने, चुनाव आयोग ने, हालांकि चुनाव आयोग से तो मैं मेरे पास इतना बोल चुका हूं, चुनाव आयोग के बोलने के लिए अब अलग से कार्यक्रम करेंगे कि ये चुनाव आयोग की व्यवस्था बदलनी चाहिए। कॉलर के पास चलते, उसके बाद सोहेल भाई के पास जाएंगे। सोहेल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जामा मस्जिद के इमाम जिनको देखकर डरते हैं। आज हमारे पास 2 ऐसे राष्ट्रवादी हीरो है, मैं स्क्रीन पर दिखाने के लिए कहूंगा। एक है अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले ओवैसी जिनसे डरता है, ऐसे मोहसिन भाई हैदराबाद से हैं। और हमारे साथ दूसरे सोहेल खान जी है जो पुरानी दिल्ली से है, जामा मस्जिद के क्षेत्र से है। इमाम बुखारी जो अपने आप को बड़ा गुस्सैल शेर बताता है, सोहेल भाई के आने के बाद बिल में छुप जाता है, घुस जाता है। इनके साथ आज हम दूसरा बिंदास बोल, आज स्पेशल बिंदास बोल 9 से 10 बजे भी होने वाला है, वो भी करेंगे। लेकिन सोहेल भाई से भी हम ओवैसी के मैटर पे भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रवादी मुस्लिम होने के नाते उनके क्या विचार है वो भी लेंगे। लेकिन पहले कॉलर के पास चलते कि कॉलर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद भाई। क्या कहना है आपको? सर, ये ओवैसी के मैटर में ये जितनी भी फरेबी की है, इतने दिनों से चल रहा है, अभी तक चुनाव आयोग का कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं नजर आ रही है। क्या ये इसका मतलब सीधा है कि ये पूरा का पूरा जितना भी इलेक्शन कमीशन है, ये खाली ओवैसी के हाथ ही नहीं, इनके जैसे और दरिंदों के हाथों भी बिका होगा, जिनका अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, क्या सरकार ने इतने बड़े मुद्दे को उछालने के बाद आपकी या आपके साथ जुड़े इस मैटर से जितने लोग हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कोई विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एक दूसरा बहुत अहम सवाल है सर। उसकी चिंता मत करिए। वैसे सुरक्षा को लेकर हम ऊपर वाले की सुरक्षा से सबसे ज्यादा हमको पता है कि वो जब तक चाहता है तब तक हम यहाँ हैं। दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। सरकारें क्या देने वाली है? वो तो लफंगे नेता लोग जो लेके घूमते हैं, उनके लिए वो सुरक्षा है। हमारे लिए तो जब से इस पेशे में आए हैं तब से हजारों धमकियां मिलती है। खास करके ओवैसी के मैटर के मैं जरूर बताना चाहूँगा। सोहेल जी, आपके ऊपर भी कई बार हमले हुए हैं। ओवैसी के मैटर में जब हमने हाथ लगाया तो हमारे पास एवरेज रोजाना 2000 धमकियां आती थी। मेरे पर्सनल स्टाफ के मोबाइल पे भी धमकियां आती थी, लैंडलाइन पे तो छोड़िए, प्रोड्यूसर के पास आती थी। यहां तक कि स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर है एडवर्टाइजर के, जिनके अपने व्यावसायिक विज्ञापन हमारे चैनल पे चल रहे, उन नंबरों पर भी धमकियां जाती थी। तो यह क्या मानसिकता होती है सोहेल जी? देखिए, ये मानसिकता, मैं आपके चैनल पे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आपने हिंदुस्तान के दूसरे बहुत बड़े एक डॉन को, मैं दूसरा इसलिए कह रहा हूँ कि जिनसे मैं लड़ रहा हूँ मैं उनको सबसे पहला मानता हूँ। ये दूसरे सबसे बड़े डॉन हैं
लेकिन उनसे किसी तरह कम भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये हैदराबाद और कुछ हिस्सों के अंदर राज करते हैं, उनका राज पूरे हिंदुस्तान पे उनके हिसाब से चल रहा है। और ये लोग इस तरह इस मानसिकता के हैं जहां ये पैसा दे के खरीद सकते हैं, इनके पास पैसा है, काला धन है, कहां से आता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। कमाई के धंधे इनके क्या हैं, बाप दादा इनको क्या दे के गए थे, आज ये किस पोजीशन में है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट हमारे हिंदुस्तान के पूछते नहीं हैं। और मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, मेरी बात अगर शायद किसी मुसलमान को बुरी लगे, वो कल ये भी कह सकते हैं, जैसे आजकल दीवारों पे पोस्टर लग रहे हैं कि मेरा सोशल बाइकाट होना चाहिए, कल वो भी ये फतवा भी निकाल सकते हैं कि सोहेल को इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के इस बात को कहूँगा, अगर ऐसे धर्म में रह के इंसानियत आदमी भूल के, इंसानियत भूल के जानवरों से बदतर जिंदगी जिए, तो आप जो चाहे मेरे खिलाफ फतवा निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो सब लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। खास तौर पे ओवैसी साहब का जो चैनल, ये आपके चैनल से मैंने सुना, ये वो लोग हैं जो पहले तो पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे भाई मोहसिन भाई, मैं बड़ा इनको मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा, मोहसिन भाई पे भी बहुत हमले हुए हैं, बहुत हमले हुए, यहाँ तक कि हैदराबाद पुलिस ने इनके छोटे छोटे बच्चों को, बीवी को, घर के लोगों को भी उठा के लेके गए थे, इनलीगल उनको मैं एक तरीके से कस्टडी में रखा था। बिल्कुल हुआ होगा, मैं खुद भुगतभोगी हूं इस बात का। और पहले तो इनको पैसे से खरीदने की बहुत कोशिश की गई होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इनको कहा होगा ये ले लो, हम ये करा देंगे, हम सरकारी में आपको कहीं चेयरमैन बनवा देंगे, हम फला कर देंगे। जब ये अपनी ईमानदारी से डीगे नहीं होंगे तो पहले कोई छोटा मोटा हमला कराया होगा, जब उसके बाद नहीं तो फिर बड़ा, फिर इन पे भी बात आने के बाद जब आगे निकल गए तो बीवी, बच्चों, घर को किसी को नहीं छोड़ा होगा। बिल्कुल। और ये आपके एक्सपीरियंस को भी हम देश के सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि जिन लोगों को हम धार्मिक या राजनीतिक नेता समझ रहे हैं, वो वास्तव में कितने दरिंदे हैं, कितने गए गुजरे हैं और क्या उनके संस्कार है, ये देश को पता चले। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाहता था कि सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत बधाई, ये जो ओवैसी पे कार्रवाई होगी उसके वजह से। और मैं दूसरी बात सर ऐसे बताना चाहता हूँ कि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, वैभव पिंपले। हाँ सर, ये जो ओवैसी पे कार्रवाई होगी, वो सिर्फ कार्रवाई ना हो, इसकी पूरी पार्टी बंद हो जाए, और ये ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में और कहीं पूरे जग में ये कहीं चुनाव ना लड़ सके सर। इसके लिए सर प्लीज कोशिश कीजिए। और सर, आई लव योर चैनल सर। धन्यवाद। आप लोगों का भी मैं आभारी हूं कि देश की जनता ने इस कार्यक्रम को इतनी बड़ी संख्या में अगर नहीं देखा होता और उसका रिफ्लेक्शन समाज में, सोशल मीडिया में अगर नहीं आया होता तो हमारी मुहिम तो हम बस जंगल में चिल्लाते जैसे रह जाते। लेकिन मैं दर्शकों का विशेष आभारी हूं। 29 दिनों तक हमारी व्यूअरशिप एकदम तीर की तरह ऊपर चली है। हमने व्यूअरशिप चलाने के लिए नहीं किया, क्योंकि इतनी व्यूअरशिप होने के बावजूद भी हमने कोई कमर्शियल एड इस कार्यक्रम के दौरान लॉन्च नहीं किया, क्योंकि हमारे नियत पे किसी को शक ना हो। हमारा इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ, मंजूर है, लेकिन हमने टीआरपी के बेस पर या टीआरपी के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपने जो इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों ने देखा और सोशल मीडिया में इसकी चर्चा की, इसके कारण सरकार पे भी दबाव पड़ा। होम मिनिस्टर भी बता रहे थे कि उनके घर से लेके, उनके कार्यालय से लेके, उनके स्टाफ से लेके, उनके खुद के मोबाइल से लेके तमाम जगह पर ओवैसी पर कार्रवाई क्यों नहीं, लोग उनको पूछ रहे थे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जितने भी निजी कार्यक्रमों में तक हो गए पिछले 10-15 दिनों में, लोगों ने हर जगह पर ओवैसी का नाम लेकर मिलने वाला कोई ना कोई उनको था। इसका मतलब हिंदुस्तान इस कार्यक्रम के द्वारा इस पूरे अभियान को चला रहा था, इस आंदोलन को चला रहा था, और इसलिए ओवैसी पर कार्रवाई की भारत सरकार की शुरुआत, इसमें केवल हमारा श्रेय नहीं है, आप सबका, हिंदुस्तान का श्रेय है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जय सर। बोलिए। हाँ, बोल रहा सर कि जो ओवैसी बंधु जो है, ये अपने आप को हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हीरो समझते हैं। तो साहब जी, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लाल किला और जामा मस्जिद पर क्या क्या ले जाने की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके बस की बात है तो अपनी पहनी हुई चड्डी भी अगर ले जा सकते हैं तो मैं उसका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा साहब जी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को भी देख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद।
बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ सूरज जी, बोलिए, जय श्री राम। बोलिए। मैं हैदराबाद से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि जो सुदर्शन चैनल पे जो आप कार्रवाई करे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। ये कार्रवाई आपके बदौलत हुई है और हम तो आपको कहेंगे कि हमारे अभिनंदन की आवश्यकता नहीं है। हमारा हौसला तो वैसे भी बहुत भगवान ने मजबूत दिया है। इस सरकार की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए चुप मत बैठिए। हमें एक अभिनंदन का कॉल करने के बजाय ये कॉल बचा के रखिए और रोज गृह मंत्रालय में, चुनाव आयोग में एक फोन करिए, एक फोन देश के नाम रोज करते रहिए जब तक कि ये जेल के अंदर नहीं होता और जब तक कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं, मोहसिन भाई इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये रजाकारों का वंशज होने की कैसे बात करता है, देखिए। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गय्यूर मुसलमानों की जमात है। हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीनों को पेश करने वाले रजाकारों की जमात है। अरे अकबर ओवैसी तो सिर्फ 2-4 गोलियों के लिए अपने सीने को पेश किया है। ये वीडियो नया है मोहसिन भाई, ये क्या है रजाकार? मैं तो जानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान को बताइए कि ये अब तक दिखाए गए वीडियो में सबसे खतरनाक वीडियो है। मोहसिन भाई देखिए, असदुद्दीन औसवी, ये अवैसी अपने आप को कहते हैं, ये औसा के रहने वाले इनके दादा थे और वहां से उसकी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अच्छा। इसकी चर्चा बताइए कि ये रजाकार क्या चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी के बाद पैदा हुए आज के करीब करीब 75 करोड़ लोगों को ये पता नहीं है। ये कासिम रजवी जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कासिम रजवी जो रजाकारों का सदर था, उसके पास ये जमात थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसने मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं थोड़ा दर्शकों को बताता हूं। निजाम की निजी सेना थी जी, और उसको रजाकार कहते थे जी, और भारत आजाद जब हुआ जी। तो भारत के आजादी के समय हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहिए, ऐसा जब सरदार पटेल ने कहा, तब इस रिजवी ने, अर्थात इसको ये रजाकार बोल रहा है, अर्थात निजाम की जो निजी सेना थी, सशस्त्रधारी सेना, उस सेना के लोगों ने हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीने को दिया, ऐसा ये जो बोल रहा है उनके वंशज होने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये देशद्रोही जमातों का, खून का ही वंशज है, ये बार बार साबित करता है। इसका भाई जो कि अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ये कहता है कि एमआईएम को अगर देखना है तो आज़ादी के बाद की एमआईएम को देखिए, आज़ादी के पहले एमआईएम को भूल जाइए। और उसका ये भोंकने वाला भाई अपने आप को रजाकारों से जोड़ता है। वो रजाकार जिन्होंने तब के हैदराबाद रियासत में करोड़ों लोगों के कत्ल किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि हैदराबाद की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखोगे तो 1.25 करोड़ हिंदुओं को चीर देंगे, खून की नदियां बहाएंगे। हालांकि बाद में उसको हिंदुस्तान के सामने शरण जाना पड़ा, लेकिन उनका वंशज होने की बात करने वाला इस ओवैसी के खिलाफ अगर हम कोई गलत शब्द भी बोलते हैं तो वो भी हमें माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने बोले हुए शब्दों से हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। मोहसिन भाई, अगले मैटर पर हम जाते हैं। अभी आप उल्लेख कर रहे थे कि ये कुल मिला के ये सारी पैकेजिंग, सारा प्रोडक्ट ही कैसे फ्रॉड है, ये ओवैसी है ही नहीं, आप बता रहे थे, जरा देश को भी बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम में हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने बाप, दादा या अपने शिजरे को तब्दील करे वो हम में से नहीं, वो काफिर है। हाँ, तो देखिए, ये औसा के रहने वाले अब्दुल वाहिद जो थे, ये जामिया निज़ामिया में पढ़ने आए थे और ये बाद में जब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत जब ले ली, ले लेने के बाद इन्होंने अपने आप को अवैसी रख लिया। अवैसी कौन से अवैसी? हज़रत अवैस ख़िरनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो यमन में थे, आशिक़ रसूल थे, वो उनसे निस्बत बताते हैं, वो उनकी आल में से है बोल के बताते हैं। अब आप मुसलमानों को जो पट्टी पड़ी हुई आँखों पर, ये देखना चाहिए। सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों को नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखना चाहिए। ये जज्बाती तकारीर जो कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? ये लाखों करोड़ के औकाफी जायदादों को लूट लिए, मस्जिदों को बेच दिए, मस्जिदों के सौदे कर चुके हैं। और वो स्कैम्स कहीं बाहर ना निकल के आ जाए, वो स्कैम्स को अपने आप को बचाने के लिए दो फिरकों के बीच में तफरीका पैदा कर कर ये लोग जो है अपना
सियासी जो है नंगा नाच खेल रहे हैं और बिल्कुल। करोड़ों रुपए जो इनके बाहर हैं। बिल्कुल, तो मैं इस भ्रष्टाचार के मैटर पर भी आपके पास आऊंगा, लेकिन ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है लगातार आज के कार्यक्रम में कि ये ओवैसी है ही नहीं। कुछ दिनों पहले मोहम्मद अफजाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका डीएनए टेस्ट करिए, मुसलमान नहीं हो सकता। तो आज आप एक नई बात बता रहे हैं कि ओवैसी भी नहीं है, मतलब जिस बड़े नाम के साथ आपने आपको जोड़ रहा है वो भी फर्जी है। सुदर्शन जी, मैं आपको ये बात बता दूं हाँ। कि हजरत अवैस खिरनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी नहीं की और ना उनकी कोई औलाद थी, वो यमन हाँ। से ताल्लुक रखते थे तो फिर ये कैसे और हुआ? दुनिया को उन्होंने नहीं देखा। हजरत उमर और हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप दोनों ने देखा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर उसमें थे ये, लेकिन अल्लाह के रसूल से जो है उन्होंने देखा नहीं। अगर ये देखे होते तो ये सहाबी हो जाते। और तो ये इनसे निस्बत ले बिल्कुल जाके बिल्कुल, बताते बड़ी हैं अच्छी मुसलमानों बात को गुमराह करने है, के लिए। देश के लोगों के सामने ये जानी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। सुदर्शन जी, और एक मैं आपसे बात मैं आता हूं आपके पास, एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। हाँ, आज के शुभ दिन के लिए आपको और आपकी टीम को, साथ में मुझे बहुत बहुत बधाई। 4 लाइन आज के दिन में आपके लिए लिखी है खुशी के मौके पर। आओ दोस्तों, तुम्हें स्वर न्यूज दिखाते हैं, अपने प्यारे देशभक्त सुरेश जी से मिलवाते हैं। है सुरेश जी बड़े महान, वो भारत माँ की शान। अरे नहीं भाई, ये आदत मत लगाइए। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। महानता की बातें हमारे कान में मत भेजिए। अभी जीवन बहुत बचा है, अभी तक 42 का हूँ, बहुत कुछ करना है। या ऐसी लत लग जाएगी अच्छा ही अपनी सुनने की, वो नहीं चलेगी, ये नहीं लगानी है। धन्यवाद, आपने समर्थन दिया इसके लिए। मैं अगले कॉलर के पास चलता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। जय हिंद। हाँ, मैं आगरा से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मैं आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी 80 साल की उम्र है। हाँ। और मैं जानता हूँ 12 साल की उम्र में हम पाकिस्तान से आए थे। इन लोगों का रवैया, ये लोग इतने लीचड़ है। वो तो गांधी ने खामखा इनको रोक के और यहाँ हमारे लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप बधाई के पात्र हैं जो आप हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं। जिस तरीके से ये हिम्मत करके बोल रहा है, वरुण गांधी को तो नहीं बोलने दिया गवर्नमेंट ने। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप कहाँ तक इसको ले जाएंगे? चलिए, हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि देश के तमाम एज के लोग, बल्कि रिकॉर्ड एज के लोग भी हमको कॉल करके हौसला बढ़ा रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतिभा के द्वारा दे रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद मोहसिन भाई के बात चलते हैं। तूने पटाखे उड़ाए, ऐ लोधेवाड़े तूने मिठाइयां तकसीम की, ऐ बीजेपी वालों तुमने खुशियां मनाई। अरे अकबर ओवैसी जिंदा है और तुम पटाखे उड़ाए, अब मैं क्या उड़ाता हूं देखना तुम। मोहसिन भाई, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये 2,500-3 हज़ार एकड़ जमीन है बंडलागुड़ा खालसे में, जो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। तो वहीं पर सर्वे नंबर 66 में मोहम्मद बिन उमर अल याफई बोल के मोहम्मद पहलवान है, जो वेजलर है। हाँ। उनकी फैमिली MIM को सपोर्ट करती थी। वो 2004 में जो है इनसे कुछ मतभेद हो गए, तो उन्होंने MBT को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे वो 50-60 एकड़ कुछ जमीन उन्होंने ले रहे थे। तो इसको गुस्सा आ गया कि तुम कैसा लेते, मेरे एरिया में है, तुम मेरी सपोर्ट में नहीं है करके जो है उनसे चलता रहा ये। तो जब 2009 में इलेक्शन हुआ तो इनसे मुठभेड़ हुई और कंटिन्यू ज़मीन का झगड़ा चलते रहा। और 2011 में कुछ इनके घर पे जाके गनमैनों ने जाके अकबरुद्दीन और बलाला का गनमैन और कुछ लोग जाके उनके घर पे गाली गलौज करे, उस बुलाए। तो मोहम्मद पहलवान तो घर पे थे नहीं। उनके घर से जब बच्चे आए, आने के बाद बेहुदा बातें हुई, तो जब वो किसी ने कुछ हाथापाई हो गई तो इसने गोली निकाल के मार दी और बाद में कहा कि जानी जो अहमद बलाला का गनमैन है वो जो है उसने गोली चलाई सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, जो भी है, तुम जो बोलते हैं बोलते, लेकिन 2,500 एकड़ जो ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है, अर्बन लैंड सीलिंग में ली गई थी। मोहम्मद पहलवान का जब ये वाक़या हुआ, होने के बाद में उन लोगों को जेल को भेज दिया गया। फिर वो बेल पे आए तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जाके सुप्रीम कोर्ट से बेल कैंसिल करा के लाया। वो 307 केस था, इक़दाम क़त्ल वाला। 121 देशद्रोह वाला जो केस होता है उसमें तो फांसी होती है। 307 में तो 7 साल 10 साल जो भी होगी, लेकिन जो देशद्रोह वाला केस है उसमें तो फांसी होती है। ये 40 दिन में निकल के बाहर आ गया।
ये देश के 100 करोड़ और 25 करोड़ के मुसलमानों को लड़ाने के लिए पूरा गेम प्लान फिट कर चुका था। लेकिन पुलिस इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाली। इसके ऊपर जितने भी 153, 153, 295 के केसेस है, पुलिस इसको फ्री हैंड छोड़ रही है। प्रोसिक्यूशन परमिशन उसके अंदर मैंडेटरी है लेने का, वहाँ मैंडेटरी परमिशन नहीं ले रही है। ये हाईकोर्ट जाता है, कॉश करा के आ जाता है। और एनएचआरसी के गाइडलाइंस है, जब मोहम्मद पहलवान के भतीजे इससे भिड़ रहे थे तो जब इसने गोली मारी तो वो बच्चे का मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद एनएचआरसी के गाइडलाइंस है, अगर आतंकवादी मुठभेड़ भी अगर होती है पुलिस के साथ तो उस वक्त एफआईआर होना चाहिए कंसर्न पुलिस स्टेशन में, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए, बाद में बंद होना चाहिए। देखिए 3 साल हो गए, इसका दबदबा और इसका खौफ, इसका पुलिस के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है कि आज तक एफआईआर नहीं हुई, ना मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई। बच्चा तो मर चुका है, इसकी एफआईआर में खुद लिखा है कि बच्चा मर चुका है, उसको अक्यूज बनाया गया है। और जिस टाइम इसको कहा जा रहा है कि इसको गोलियां लगी है, 3-3, 4-4 गोलियां लगी है करके बता रहा है, जब इसकी गोलियां लगी थी तो ये जो टी शर्ट पहना हुआ था बोलते, वो अपने दवाखाने में गया। अपने दवाखाने में जाकर वहां की एक बात इसके मुंह से ही सुन लीजिए, आप टेप सुना के, मैं नहीं बोलूंगा, इसके मुंह से ही सुन लीजिएगा, उसका उसी का टेप उसको दुनिया देख लेगी। जरा जरा ये वीडियो चलाइए, जिस वीडियो का जिक्र मोहसिन भाई कर रहे हैं। अवैसी हॉस्पिटल में कोई बचता नहीं है ऐसा करके, मैं बच के आया हूं ऐसा बताया था उसने। चलिए चलिए, मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद को दिखाते हैं बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं 2 राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ हैदराबाद से द न्यूज़ मैगजीन के एडिटर मोहसिन भाई है, और हमारे साथ दिल्ली से सोहेल अहमद खान, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, और जिनको देखकर या जिनका पूरा जीवन जिन्होंने संघर्ष में बिताया शाही इमाम के, दोनों हमारे साथ जुड़े। प्लस आप सारे लोग जो कि हमेशा का तरह बेखौफों पर अपनी बात को बिंदास में कहते हैं, आप भी जुड़े हुए। हम सब मिलकर चर्चा कर रहे हो ओवैसी के नंगा नाच को सरकार ने बैन करवाने की जो बात कही है, और ओवैसी के नंगा नाच इस हिंदुस्तान में ना होने देने की बात जो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। तो आज के इस एपिसोड को हम एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो आंदोलन, जो अभियान, जो जागरूकता हमने चलाई, आप लोगों के कारण वो यशस्वी हुई। ब्रेक के पहले मोहसिन भाई बता रहे थे कि ये कैसे झूठ बोलता है। दिखाते हैं आपको एक इसका ऐसा वीडियो जिसके बाद आप कहेंगे कि ये लंदन में पढ़ने गया था तो कोई मैनेजमेंट की डिग्री के लिए गया था कि एक्टिंग की डिग्री के लिए गया था, और इसका धार्मिक भी, इस्लाम के दृष्टिकोण से भी कितना बड़ी गलत बात कही है, यह भी आपको पता चलेगा इस वीडियो से। मिंबर के दामन में अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, जब मेरे ऊपर हमला हुआ, जब मुझे उठाया गया, जीप में डाला गया, उस वक्त एक नूरानी चेहरा सफेद लिबास में मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो कहने लगे मैं मोहम्मदुर रसूल अल्लाह हूं। अकबर जहां मेरे सर पर हाथ फेरा रसूल अल्लाह ने और कहा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा, जा। अरे मैं रसूल अल्लाह आए और कहा कि जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं केयर हॉस्पिटल में था, वल्लाह मैंने देखा अपनी आंखों से, गौसुल आजम दस्तगीर खड़े हैं, ख्वाजा अजमेरी खड़े हैं,
बंदा नवाज खड़े हैं और सालार है कि उनके कदमों को पकड़े, कह रहे हैं कि मेरे बेटे की जान को बचा लो, मेरे बेटे की जान को बचा लो। क्या ड्रामेबाज आदमी है मोहसिन भाई। अब इस पे तो हंसी भी आ रही है, इसके बाकी बयानों से तो चिढ़ आ रही थी, हंसी इसलिए आ रही कि ऐसे ड्रामेबाज व्यक्ति से मुसलमान कैसे कैसे इसके चक्कर में फंस रहा है। और इससे तो मुझे 4 सवाल आते हैं इसके इस सब चीज़ से। एक तो ये लंदन से क्या पढ़ के आया है, एक्टिंग तो नहीं पढ़ के आया है। दूसरा, ये आसपास के लोगों को क्या मूर्ख समझता है। तीसरा, अल्लाह को बचाओ ऐसा दूसरे डॉक्टर को तरफ कह के कहने की क्या ज़रूरत है इस्लाम के दृष्टिकोण से। इस आपको कैसे डिफिनेशन करेंगे आप इसका? सुरेश भाई, आपको हंसी आ रही है, हमको शर्म आ रही है, इस वजह से कि हमारे को जो इस्लामी तालीमात दी जाती हैं, हर मुसलमान को या ईमान वाले के साथ जब भी वो मर जाएगा, ख़बर में उसको ले जाया जाएगा, तो उससे 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 सवाल ये होंगे कि मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है। मन दीनु का, बता तेरा दीन क्या है। मन नबीयु का, एक शबी बताई जाएगी, बस एक फ़ोटो जैसी, उसमें बताया जाएगा। वो जो भी ईमान वाला रहेगा वो देखते ही पहचान लेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेगा। वो 1400 साल पहले हमने नबी को नहीं देखा, लेकिन हमको जो ईमान वाला रहेगा वो पहचानेगा। ये सारे मुसलमानों को मालूम है, ये दुनिया के हर वो मुसलमान को मालूम है। मैं दुनिया के हर वो मुसलमानों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो अमल इसने किया है, ये झूठ जो बोल रहा है, मस्जिद में खड़े के बोल रहा है। अब जिस किसी से भी पूछ लेंगे, अब ये जो ड्रामे इनके जो चल रहे हैं हैदराबाद के अंदर, जो इनके हवारियाँ हैं और उलमाए मशाइखीन जो अपने आप को कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि उलमाए मशाइखीन जो घरों में बैठे हैं वो डर से बैठे हैं, वो दिल में बुरा मानते हैं। मैंने पूछा है कई मशाइखीन से कि भाई आप लोग सामने क्यों नहीं बोलते। हाँ, हम दिल से बुरा मानते हैं। अब इस तरीके से आने वाले इंतखाबात, दिल्ली के इंतखाबात है, ये यहाँ आएंगे तो हर वो मुसलमान जो दिल्ली में बैठा है इनसे पूछो। बिल्कुल, सोहेल भाई से पूछते हैं। सोहेल भाई, इस तरीके के ड्रामेबाज दिल्ली के चुनाव की तरफ आ रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मुझे अपने बचपन बहुत अच्छी तरह याद है। जब मैं छोटा सा था उस वक्त शायद इस बात की खुशी होती थी कि इलाके में कर्फ्यू लग गया, स्कूल जाने से बच गए। सिर्फ ये नहीं पता था कि उसके नताइज और उसके जो आने वाले वक्त के जो उसके दुष्परिणाम है वो क्या है, दुष्परिणाम। और वो सब कर्फ्यू लगवाने वाले ये इमाम अहमद बुखारी के वालिद थे। आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूँ और पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। दिल्ली के मुसलमान बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो मेरे टाइम के बच्चे हैं शायद उनको मालूम नहीं होगा। अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ, सन 76 में अहमद बुखारी के जो वालिद साहब हैं मौलाना अब्दुल्ला बुखारी, जिनका इंतकाल हो गया, उनको तनख्वाह मिलती थी सिर्फ 169 रुपये, 179। वक्फ बोर्ड के वो मुलाजिम थे और 179 तनख्वाह मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को वक्फ बोर्ड से ये अपील की और ये कहा कि मुझको जो है मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। मुझको सरकारी जो नौकर है जिसकी तनख्वाह 840 रुपये होती है, वो 840 रुपये मेरी तनख्वाह कर दी जाए। वक्फ बोर्ड ने नहीं माना। वक्फ बोर्ड का एक लिमिट होती है, सरकारी इदारा नहीं है, यतीमों और मिस्किन और बेवाओं का पैसा उसमें होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने एक जुलूस निकाला, सारे यंग मुसलमान लड़के जो उस वक्त के थे उनको लिया और जामा दरियागंज की तरफ जामा मस्जिद से जुलूस लेके गए। और वहाँ जाने के बाद जो उस वक्त के जो वहाँ के चेयरमैन थे उनके थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने के बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। भाई आप एक इमाम हो और एक चेयरमैन को, वो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को आके थप्पड़ मार रहे हो। वहाँ से मुसलमान जो यंग जनरेशन थी वो बिगड़ गई कि आपने इमाम के को गिरफ्तार कर लिया। और वो जब वहाँ से पलटे तो वो दंगा करते हुए पलटे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैंने अपनी आंखों से अपनी जो मेरी मकान की जो छत थी, पहाड़ी इमली पे, मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने ही मेरा मकान था और बहुत ऊंची छत थी। पहाड़ी इमली जो नाम है वो बहुत हाइट वाली जगह है। बचपन में हम लोग वहाँ थे तो मेरे सामने मैंने 3 लोगों के गोलियां लग के मरते हुए देखा। एक इतना खूबसूरत लड़का था, मैं आपका उसका नाम मुझे आज भी मेरे जहन में मौजूद है, सैफ उसका नाम था। छत्ता चैया मीम के नीचे उसकी दुकान थी, बहुत छोटी सी परचून की दुकान थी। उसके कनपट्टी में गोली लगी और कनपट्टी में गोली लगने के बाद वो सिर्फ झुक के देख रहा था और वो बेचारा मर गया। बिल्कुल, 18 तो लोगों को बिल्कुल मरवाया। बिल्कुल ऐसी चीजें करने वाली जो लोग होते हैं वो ये होते हैं। नहीं, ये तो होते ही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो दौर खत्म हुआ। खत्म होने के बाद मुसलमानों को होश आया, दिल्ली के मुसलमान होश में आए, दंगों से और फिसाद से
लंबे समय से छुटकारा मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ओवैसी जैसे लोग अगर दिल्ली में दाखिल हो गए तो जो एक दौर हम पीछे छोड़ के चले गए और जो आगे हम आ गए, बिल्कुल शायद मेरे बच्चों को वो खुदा ना खासा वो जो पीछे वाला दौर था वो देखने 50-60 साल वाला जो दौर था वो देखने को दोबारा ना आ जाए। तो हिंदुस्तान को, जमात को, मुसलमान को, दुनिया को हजारों साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो कोई प्रोग्रेसिव जमात थोड़ी है। चलिए एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार सर, मैं पूजा पुरोहित बात कर रही हूँ नागपुर से। बोलिए। और आपका प्रोग्राम मैं 29 डेज से फॉलो कर रही हूँ और देख रही हूँ आपने जो मुहिम चलाई थी उसके लिए मैं आपको और अपने पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ इस चीज के लिए कि सरकार उस तरफ कुछ ना कुछ करने के लिए, मतलब ओवैसी के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहती है। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि मेरा बात ये कहना चाह रही थी कि जो हमारी भारत सरकार है उसको ऐसे लोगों के ऊपर, जैसे ओवैसी जैसे आतंकवादियों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो एक छोटे जगह से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये जो जख्म है नासूर बन जाएगा और फिर बाद में हम लोग मुंबई जैसे जो हमारे केस हुए थे, आतंकवादी केस हुए थे, अफजल जैसे केस जो हुए थे, उसके पीछे फिर रोक के कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर स्टेप उठाना है और समय पर आना चाहिए, समय पर चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, ये कॉलर का कहना है। मैं मोहसिन भाई के पास चलता हूँ। मोहसिन भाई ये और भी कई चीज़ें कहता है, ज़रा अगला वीडियो दिखाते हैं, समय कम बचा इसलिए हम आपको बोलने का मौका देंगे। अगला वीडियो देखते हैं, उसके बाद मोहसिन भाई के पास चलते हैं। से बाप का सच्चा दियानतदार ईमानदार बेटा हूं। मैंने जिंदगी में हराम नहीं खाया, आराम नहीं किया, किसी का कुछ लिया नहीं, किसी का लूटा नहीं। दुनिया जानती है कि अकबर ओवैसी ने अपने दर पे आने वाले को फूल नहीं तो कम से कम फूल की पंगड़ी देकर रवाना किया, कभी उसको मायूस नहीं भेजा। मोहसिन भाई। सुरेश जी, अभी आपने जो सुना है कि इसने कभी किसी का कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या खाया है। हाँ, ये देखिए मक्का मस्जिद, ये मक्का मस्जिद की 25 एकड़ जमीन है। इसे जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वाली है। और जो कब्रिस्तान इन्होंने तुड़वाया है, ये देखिए ऊपर जो बैठे हैं ये साइड में, ये नामपल्ली का एमएलए मौजूदा और डिसाबे का डिप्टी मेयर है और साबे का एमएलए कारवान है और एमएलसी है इनके साथ में। और पीछे देखिए आप पुलिस के जो गनमैन हैं इनका किस तरीके से लैंड ग्रैबिंग में हिसाब दे रहे हैं और इनका काम क्या हो रहा है ये देखिए। इनसे जो काम लिया जा रहा है, ताजुब की बात तो ये है कि ये नीचे जो देखिए आप, ये कब्रिस्तान था, ये बैठ के कब्रिस्तान तुड़ा रहे हैं। 2131 जो ये मस्जिद उमर फारूक जो शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे ये नंबर 1 के नीचे थी, उसको डिमोलिश हुआ इन लोगों ने पूरे मिलके। जितने फोटो आपको दिख रहे हैं ये देखिए, ये देखिए, ये बाजू ड्रीम इंडिया है, अभी जो प्राइड इंडिया भी इन्हीं के साथी है। और एक वो 200 एकड़ जमीन वाला जो किस्सा चल रहा है, 200 एकड़ यानी 7,000 रुपए गज के हिसाब से वो गवर्नमेंट लैंड है, वफ की लैंड है और वो सीलिंग के अंदर है। तो इसके अंदर हर एमएलए इनके पास जाता है, इन लोगों ने इनसे काम किया है, लैंड ग्रैबिंग इनका काम है। हर तरीके से जो भी लोग इनके खिलाफ जाते हैं, ये तो अल्लाह की कसम लेके बोल रहा था कि मैंने कभी किसी का कुछ खाया। तो मैंने परसों इससे पहले कहा था कि ये कसम खाएगा, मस्जिद में खड़े के कसम खाएगा, कुरान उठा के कसम खाएगा। इसकी बात को सुन लीजिएगा। और मेरे पास एविडेंस है, आरटीए में मैंने निकाला है 2131 एकड़ ज़मीन बाबा शरफुद्दीन की, जिसमें जगन मोहन रेड्डी, वाईएस राजशेखर रेड्डी, जिस पे सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, तो उसमें गाली जनार्दन रेड्डी को 250 एकड़ दिया गया था और 250 एकड़ ब्राह्मणी इंदुटेक को दिया गया था। वो इंदुटेक इसकी जगन की कंपनी में 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये सीबीआई ने चार्जशीट डाली। अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो थोड़ा पीछे अगर सीबीआई चले जाए, जहां से वो की है उससे थोड़ा पीछे अगर चले जाए, तो गजीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है 2131 एकड़, तो ये लोग पूरे अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल, और ये पूरे अंदर नहीं, सारे अंदर आएंगे और बहुत अंदर तक जाएंगे, बाहर कभी नहीं आएंगे। अब चिंता मत करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, ये आपका बहुत दिन से चल रहा है प्रोग्राम और हम तो वेट करते हैं रोज बिंदास बोल की।
लेकिन प्रश्न ये है कि दूसरे सब चैनल वाले कहाँ सो गए? इतने बड़े बड़े चैनल बोलते हैं हम देश के नंबर 1 चैनल है, इंग्लिश चैनल, हिंदी चैनल, वो सब क्या कर रहे हैं? चैनल की साइज बड़ी नहीं चाहिए, सीने की साइज बड़ी चाहिए। दिन रात चलाया था इन्होंने, सीरियल की तरह चला रहे थे कि एक संत ने ऐसा किया वैसा किया, पर गुंडे की जगह कोई नहीं बोलता है। तो सुदर्शन न्यूज ही हमारा फेवरेट चैनल है, वही बिंदास है। धन्यवाद। और आप दूसरे चैनल वालों को भी फ़ोन करके ज़रूर पूछिए। हम आपको इसका अगला वीडियो दिखाते कि ये खुद बताता है इसके पिता इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए। का इलेक्शन लड़ा मोगलपुरा पानी की टाकी में, सालारे मिल्लत ने अपने तकरीर में कहा, कह रहे हो कि एक बच्चा है चंद्रायन गुट्टे में मंजलिस का उम्मीदवार। मुझे सालार का जुमला याद है, बच्चा नहीं है बोर बच्चा है, अकबर ओवैसी कहा था सालार ने। अल्हम्दुलिल्लाह शेर का बच्चा हूं, कोई चूड़ी का बच्चा नहीं कि 2-4 गोलियों से खत्म हो जाऊं। इसका मतलब क्या है मोहसिन भाई? देखिए, वो मतलब तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बोर बच्चा क्या होता है। हाँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गूगल में जाके सर्च किया था। हाँ। तो वहां पे लिखा है कि जंगली सुअर, बोर के लिए लिखा था। हाँ। अब बच्चा तो बच्चा है। हाँ। अब मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो गूगल बता रहा है। तो ये खुद मस्जिद में खड़े के ये बता रहा है कि मैं किसका बच्चा हूँ, और उसके बाद अगर मुसलमान नहीं समझ रहे हैं तो ये मुसलमानों की गलती है। और एक बात मैं बता दूँ कि ये जो जब इसको जेल में डाला गया था, मुझे अच्छा याद है, जब इसको जेल में डाला गया था तो इसको बेल नहीं हो रही थी, तो वो दिलसुख नगर में एक बम धमाका हुआ था। तो वो बम धमाके के बाद शायद हुकूमत डर गई थी, क्या है पता नहीं, इसको बेल हो गई। देखिए आप, ये सेक्शन 121 जो है देशद्रोह का केस है, इसके लिए 2008 में यूपीए सरकार ने एक एक्ट बनाया था, NIA को गठन जिसका हुआ था, जिसका जन्म हुआ था कि देशद्रोह और करेंसी वाले जो भी मामले हैं जो इसके लिए इनका गठन हुआ था। तो जब भी 121 का केस रजिस्टर्ड होने के बाद में SHO की ये जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को लिखे कि ये 121 वाला केस है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे कि ये 121 वाला केस है, आप इसको NIA के हैंड ओवर कीजिए। लेकिन किरण कुमार की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सोनिया मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट जो थी, जो इनके हाथ की कठपुतली थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब कम से कम 121 सेक्शन जो NIA को हैंडओवर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, इसको इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर होना चाहिए। और इनके साथ जो लोग लगे हुए थे, जो पब्लिक मीटिंग हुई थी निर्मल और निजामाबाद में, वो बैनर पे हुई थी मुस्लिम मुत्तहदा महास, और जो स्कॉलर्स बैठे थे इनके साथ में, कॉन्स्पिरेटर्स थे, 4 TV था, MQ TV था, उर्दू TV था, रूबी DG केबल था। ये लोगों को अक्यूज नहीं बनाया गया। देखिए इनको किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है सरकार अभी भी। और वो कोर्ट गया, जाके बोला इतने सारे केसेस है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है इतने सारे केसेस है तो इसको CID को वो कर दीजिए, जबकि देश भर में ये केसेस है। तो इसको तो NIA को होना चाहिए। अब या तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर सुमोटो ले सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो ले सकती है, या खुद NIA खुद सुमोटो लेकर ये केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बिल्कुल। चलिए इसका अगला वीडियो दिखाते हैं, समय कम बचाइए, कुछ वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद इमाम का नंबर लगाना है। ये वीडियो देख लेते हैं। और उसके पास से मिश्क की खुशबू आएगी, और जालिम को अल्लाह छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। और हदीस शरीफ में है कि जो जालिम है जानता है, उसके बाद भी उस जालिम का साथ दे, उसको तखवियत पहुंचाने के लिए, तो वो खारिज इस्लाम हो जाता है। आज अगर कोई अकबर ओवैसी पे हमला करने वालों का साथ दे रहे हैं, तो तुम पहले से ही खारिज हो, अब और खारिज हो रहे हैं। मैं तो पहले से बोलता हूं इनको। मोहसिन भाई शॉर्ट में समझाइए, एक और वीडियो देखना है। देखिए ये खारिज इस्लाम कह रहा है, जो भी मोहम्मद पहलवान और उनकी फैमिली के साथ जो भी जुल्म हुआ है, ये वीडियो जो इन लोगों ने जो एडिट करके बनाकर जो 4 TV पे बताया है, जो इलीगल TV है, इलीगल चैनल है,
बस ये समझ लीजिए एडिटिंग करके ये इनके ऊपर जुल्म हुए जैसा ये बताया, लेकिन ये जालिम है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का शुक्र एहसान मैं अदा करता हूं कि मैं ये जालिम का साथी नहीं हूं और मैं ये जालिम के खिलाफ खड़े के बोल रहा हूं। और इंशाअल्लाह कई मुसलमान हिंदुस्तान के, हैदराबाद के मुसलमान इनके खिलाफ है, ये हम जानते हैं। और जालिम कौन है ये खुद खड़े के मस्जिद में बोल रहा है, और अल्लाह क्या करने वाला है जालिम के साथ ये खुद बोल रहा है। हमको ये समझने की निश्चिंत जरूरत है। रहना चाहिए। बस ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं क्या कहता है, देखिए। 200 टाकों से सिए, केयर हॉस्पिटल ले गए, फिर खोल दिए, फिर पेट को सिए, 200 टाके डाले, फिर 1.5 महीने के बाद ग्लोबल हॉस्पिटल को गया, फिर वहां पे पूरे 200 टाके खोले। 15 दिन हुए हैं अभी, 200 टाके पूरे मेरे जिस्म पर हैं अभी भी, फिर भी खड़ा हूं। देखिए बोलिए। आपने देख लिया है कि 200 टाके इसको अवैसी हॉस्पिटल में लगाए गए, खोले गए, फिर इसको केयर हॉस्पिटल में 200 टाके लगाए गए, खोले गए, 200 टाके फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 दिन के बाद। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो केस इस यहाँ पर है, ये केस इतनी टाकों की जगह एक पेट पे होती है क्या? नहीं, उसके जीप अगर लगा दे, अगर जीप लगा दिया होता तो शायद हम मान लेते, जीप लगा दिया होता तो मान लेते ना। इतना करने की 2 महीने में टाके तो 8 दिन में सूख के बराबर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन इसके 2 महीने बाद आसपास दोबारा जो खड़े हैं, इसके आसपास जो खड़े हैं वो क्या मूर्ख है? यही तो बताने वाली बात है साहब। ये जितने भी लोग इनके साथ अटैच है, या तो वो पढ़े लिखे नहीं है, या तो उनकी मफाद या तो उनका लगा हुआ है। ये हकीकत है। ये बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल हम ये बताना चाह रहे हैं कि 600 टाके लगे। चलिए ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी दिला दीजिए, इब्राहिम याफे का केस ओपन करा दीजिए। तुमने गोली मारा या तुम्हारे पास जो रिवॉल्वर था, वो रिवॉल्वर 8 दिन के बाद किसी और के पास कैसे चलेगा? तुम खुद अपने सामने खड़े के कहते हो कि मेरे पास रिवॉल्वर था, मेरे हाथ पे मारा गया, मेरे हाथ के 28 टुकड़े कर दिए गए थे। ये सारी ये झूठ बातें सीबीआई इंक्वायरी में निकल के आ जाएगी, क्योंकि पुलिस एक्शन में कोई भी एक्शन अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। तो फिर तुम सीबीआई इंक्वायरी से क्यों पीछे हट रहे हो? अगर तुम्हारे भाई जहां भी तुम्हारी हेट स्पीच की बात आती है तो वो कहते हैं मैटर सब जुडाइज है, सब जुडाइज मैटर है, कोर्ट में मैटर है। तो फिर अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर अटैक के ऊपर उसमें तुमने खड़े कर कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा कि तुम 4TV को जो नोटिस दिए हैं उसे वापस ले लो, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। 4TV के ऊपर तुम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, अटैक के मैटर में तुम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो वहां मैटर सब जुडाइज नहीं आया। बिल्कुल, ये किस तरीके का जो है वो है। चलिए धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज भारत सरकार की तरफ से क्या अनाउंस किया गया। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पिछले दिनों ओवैसी के नंगा नाच के सीरीज में आए थे, तब उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके आधार पर आज भारत सरकार ने घोषणा की है। देखिए, मैंने सुदर्शन टीवी में एक टेप देखा जहां अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदू लोग कहते हैं कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं एक गाय का हत्या करके ऐसा खाना पकाऊंगा कि हिंदुओं को खिलाऊंगा, उसके बाद कोई हिंदू गाय हत्या प्रतिबंध नहीं मांगेगा। ये इतनी आपत्तिजनक है, और इस प्रकार से और भी अन्य जो मैं बोलने नहीं चाहता हूँ। और मैंने कहा कि इस व्यक्ति को लंबे काल के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद रखना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है, ये देश में उपद्रव पैदा करने के लिए कर रहा है, और इससे किसी देश को लाभ होगी तो भारत देश का तो हो ही नहीं सकता, बट पाकिस्तान का हो सकता है, जो ध्रुवीकरण यहाँ चाहता है। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार का पक्ष रखा, और गृह मंत्रालय के सामने, देश के तमाम मीडिया के सामने ये बात बताई गई। ये बात अब तक सुदर्शन ने पहुंचाई है, बाकी चैनल ने कितनी पहुंचाई मुझे पता नहीं, लेकिन उन चैनलों को ज़रूर पूछिए कि आज सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय के बाहर जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का पक्ष रखा वो अपने चैनल ने क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि आजकल ओवैसी के कई कार्यक्रम कई चैनलों पर आ रहे हैं। यह आने के पीछे सुदर्शन की 29 दिन की मुहिम का कहीं उल्टा परिणाम तो नहीं है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने समय दिया, आज के कार्यक्रम में बैठे। मैं हिंदुस्तान को दोबारा बताना चाहता हूं कि हमने आपको वचन दिया था कि अकबरुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती हम कार्यक्रम को जारी रखेंगे। 29 दिनों तक शायद ही दुनिया के किसी भी चैनल ने इस प्रकार का अभियान चलाया होगा। मैं 29 दिन दिल्ली के बाहर नहीं गया, लगातार इस कार्यक्रम को किया।
लेकिन यह कार्यक्रम यहाँ नहीं रुक रहा है, हम इसको केवल होल्ड कर रहे। आज जब सेलिब्रेशन करने देश के कुछ दर्शक हमारे चैनल के बाहर आए थे और उन्होंने जब वहाँ पर फटाके फोड़े, मिठाई बांटी, तब मुझे मिठाई खिलानी चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मिठाई तब खाऊंगा जब ये जेल के अंदर होगा और जब वास्तविक कार्रवाई इसके ऊपर होगी। लेकिन फिर भी आप सब लोगों का मैं आभारी हूं कि आपने टाइम दिया और ये मुहिम को यहाँ एक अंजाम तक पहुंचाया कि सरकार जागकर इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हुई। इसलिए ओवैसी के नंगा नाच को हम यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन बिंदास बोल में तमाम विषयों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आज विशेष बिंदास बोल 9 बजे इमाम बुखारी पर भी करे, उसको भी तुरंत जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।